सबसे पहले मैथ की अगर किसी ने बात की तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका ज्योतिष के प्रति इंटरेस्ट मतलब आपका जो रुझान था ये कैसे हुआ? अंक ज्योतिष कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वैदिक अंक ज्योतिष बोलते हैं, तो ये दोनों में क्या अंतर है? मूलांक, भाग्यांक और नामांक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मेरा नाम अमित है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष किस तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है, आम जनजीवन पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जीवन में क्या प्रभाव होता है ज्योतिष का, ज्योतिष के अच्छे बुरे हर तरीके के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके बारे में किसी विद्वान व्यक्ति से ही हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए मैं बुला रहा हूँ एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति को, जिनके ब्लड में ज्योतिष है, जिनकी पीढ़ियों से ज्योतिष के बारे में चर्चा होती चली आ रही है। तमाम हजारों लाखों लोगों का उद्धार हुआ है उनके पीढ़ियों की वजह से, उनके नाना की वंशावली से, उनके दादा की वंशावली से। पूरी तरीके से ज्योतिष का ही उन लोगों का बेसिक पूरा काम था, पीढ़ियों से चला आ रहा था और उनको सीखने का सौभाग्य मिला अपने नाना के भी जड़ से और अपने दादाजी के भी जड़ से। तो आप लोग के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ श्री अंशुल त्रिपाठी जी को, जो कि ज्योतिष के बहुत प्रख्यात विद्वान हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अंशुल त्रिपाठी जी का। जी नमस्कार अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जैसा मैंने आपके बारे में सुना है और आपके साथ कुछ समय बिताने का मौका भी मिला हमें, तो मुझे लगा कि आपको बहुत ही डेप्थ नॉलेज है ज्योतिष के बारे में। तो हम आपके ज्ञान का थोड़ा सा एक तरह से विस्तार करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ज्योतिष क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके नाना जी, आपके दादाजी, वो लोग पीढ़ियों से ज्योतिष का ही मेन उनका काम था, एक तरह से ज्योतिष के जमींदार जिनको बोला जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं 1 मिनट में कि हाँ, क्या रहा आपका अभी तक का जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। देखिए, ज्योतिष की अगर मैं बात करूं और धर्म पे, अध्यात्म में अगर इस पे काम करने की बात करूं, तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, इवन मुझे याद भी नहीं होगा और मैं बता भी नहीं सकता हूं कि कब से ये चीजें हो सकती हैं। शायद मेरे फादर भी ना बता सके। और हमारे पूर्वजों के नाम से ही हमारे गांव का नाम पड़ा था। आचार्य लक्ष्मण जी महाराज थे, उनके नाम से ही लक्ष्मणपुर गांव पड़ा। ये सुल्तानपुर में, कादीपुर एक तहसील है, वहां पे ये गांव है। और ये एक ऐसा मतलब उनको ऐसे नहीं कि उनके नाम से पड़ा, स्पेशली उनकी विद्वत्ता के नाते ही वो गांव का नाम पड़ा। और हमारे पूर्वजों की बड़ी हिस्ट्री है, बहुत सारी और रोचक हिस्ट्री है, जो आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे भी लोग थे। शायद आज की दुनिया में उन चीजों पे लोगों को बिलीव भी ना हो। जी, बहुत अच्छा लगा आपने बताया थोड़ा सा अपने पूर्वजों के बारे में। तो अंशुल जी, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये ज्योतिष क्या है, इस ज्योतिष की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे इसका इस धरती पे बोला जाए कि कैसे प्रवाह हुआ, कैसे लोग ज्योतिष के बारे में जाने, क्या है ये ज्योतिष नाम की चिड़िया, कहाँ से आई आखिर? देखिए, ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष को वेद का हिस्सा कहा जाता है और वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब धार्मिक दृष्टि से हम लोग सोचते हैं कि कहा जाता है ये भगवान के द्वारा या देवताओं के द्वारा लिखा गया। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी परिभाषा को लोग उतने अच्छे से नहीं लेते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी एक ऐसे बड़े अद्भुत पुरुष ने लिखा है या ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व ने लिखा है जिसकी चीजें बहुत कैलकुलेटिव है। और मैं ये कहूं कि जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को पता चल रहा है कि ये जो चीजें कही गई थी वो गहरे अर्थों में बहुत सही है। और मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो आपको शायद ज्यादा पकड़ में आए। अच्छा। पूरी दुनिया में सबसे पहले मैथ की अगर किसी ने बात की, कैलकुलेशन की बात की, ज्योतिष ने की। जी, बहुत बढ़िया। ये सबसे पहले किसी ने कहा तो ज्योतिष ने। और सुनिए, नंबरों को भी इंट्रोडक्शन किसी ने किया है तो सबसे पहले ज्योतिष ने किया। आप ये बताइए, 9 प्लैनेट की जो बात होती है, आप 9 नंबर्स कहीं और से बताइए मुझे। शायद आप देखेंगे कि 9 नंबर कहीं और से आते ही नहीं है। ऐसा तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ऐसा सुनने में आता है कि इंडियंस ने केवल 0 की खोज की थी, आर्यभट्ट ने, जहां तक मैंने सुना है। तो क्या उससे पहले 9 तक की डिजिट खोजी जा चुकी थी? ज्योतिष को अभी तक ये नहीं कहा जा सका है कि ये यहां से शुरू हुआ है। चीजों को प्रकाश में लाना
या हम अपनी चीजों को आगे न रख पाए, इस कारण से हमारी चीजें छिपी हुई। इस प्रश्न का एक अच्छा जवाब दूं मैं। मेरा जवाब नहीं है, किसी विद्वान का जवाब है, लेकिन मैं आपको देता हूं। किसी विद्वान ने कहा कि सारे नंबर संस्कृत से निकल के आए, इसीलिए नवम 9 है, अष्टम 8 है जी, सप्तम 7 है। इसलिए पूरी दुनिया को हमने जो नंबर दिया है वो संस्कृत के नंबर से गया है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका ज्योतिष के प्रति इंटरेस्ट, मतलब आपका जो रुझान था, ये कैसे हुआ? आजकल की पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी खासतौर से देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है अध्यात्म की तरफ, या फिर ज्योतिष की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इवन लोग उतना स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाते। तो अचानक से आपके मन में ये विचार कब जगा कि आपको ज्योतिष की तरफ जाना चाहिए? हालांकि आपके पीढ़ियों से काम चला आ रहा था, लेकिन फिर भी एक बतौर यंगस्टर कह लीजिए, आपका रुझान कब से हुआ और कैसे आपने शुरू किया इसको? ये क्वेश्चन जो है आपको बड़ा मतलब मुझे रोचक भी कर रहा है। कारण क्या है कि जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा जी, लेकिन जब आजादी आई और दुनिया बदलने लगी और अंग्रेजी की चीजें बढ़ने लगी और अध्यात्म, ज्योतिष और पूजा पाठ उपेक्षित होने लगा, दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा या आधुनिकता ने जगह बनाई, तो ये प्रभाव हमारी भी फैमिली पे आया। हमारे ग्रैंडफादर तक ये चीजें ज्यादा थी। हमारे इवन फादर जो है वो लायर है, हमारे बड़े पिताजी वो टीचर थे, तो हमारे यहाँ खुद ये चीजें कम होने लगी। लेकिन जीन से एक चीज होती है, एक ब्लड होता है, वो इम्पैक्ट अपना डालता है। तो गर्मी की छुट्टियों की दिन की बात है, हमारी सिस्टर रहती थी, पढ़ाई करती थी नाना जी के घर रहकर। तो नाना जी हमारे नाना जी हमारे गुरु हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो वहां पर उन्होंने पामिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने डायरी में नोट कर ली। और ये बात आज की नहीं है, 2000 की बात है। तब लोगों के पास फोन नहीं होता था या आईपैड नहीं होता था उसमें लिखे, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी। और गर्मी की छुट्टी में जब आए तो हम लोग आपस में खेल रहे थे, तो डायरी वो पढ़ रही थी, तो हमने बस एक शरारत में उनकी डायरी छीन ली और उसको पढ़ना शुरू किया। तो जो उसमें लाइनें लिखी हुई थी, फिर मैं अपने घर में लोगों के हाथ से मिलाना, ये करना, तो मुझे इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। और नियति बहुत बड़ी चीज होती है। फिर मैं ये सोच लेकर अपने एक हमारे सीनियर थे, आज भी कादीपुर में वो है, जिनको राजन भाई बोलते हैं, हमने उनसे कहा कि हम पामिस्ट्री, तो उन्होंने कहा मेरे पास एक किताब रखी है, मतलब उस चीज को कैसे प्रकृति आगे बढ़ाती है। तो फिर उन्होंने मुझे वो बुक्स दे दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 वीक में मैंने बुक को पूरा कर दिया और मेरा इंटरेस्ट इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि मैं अब क्या करूं। तो फिर भाई मेरे फैमिली में ही ज्योतिष से जुड़े हुए लोग, तो मेरे बाबा जी धार्मिक यात्राएं बहुत करते थे, तो वो नहीं थे। और मेरे यहाँ नाना जी के यहाँ शादी पड़ी थी, और मेरे नाना जी मैं कहूंगा कि दुनिया के बड़े विद्वानों में से एक होंगे, आज नहीं है वो, पंडित वाचस्पति त्रिपाठी, बड़ा नाम है उनका। तो उनके पास जाने का अवसर मिला, तो उनके कमरे तक पहुंचना, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे बाहर कर दिया जाता था। अभी बात कर रहे हैं नाना जी, उनके पास बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, तो मैं कम पहुंच पाता था क्योंकि मैं छोटा था, शरारती था, या मैं कुछ करूंगा। तो जब खाली होते थे तो मैं नाना जी से कहता था मैं ज्योतिष सीखूंगा, तो मेरी इन बातों को उतना ध्यान नहीं देते थे। कारण क्या था, मेरी उम्र कम थी। फिर वहां पे मुझे 3 से 4 दिन रहने का अवसर मिला। तो जब मैंने बार बार रिपीट किया, और नाना जी ने शायद मेरी प्यास को या मेरी कुंडली को कहीं न कहीं उन्होंने महसूस किया, तो फिर मुझे एक पॉकेट बुक होती है एस्ट्रोलॉजी की, वो मुझे दे दी और बोले कि ये तुम पढ़ो। तो वो पॉकेट बुक लेकर मैं बाहर आ गया कमरे से, और फिर मैंने कहा ये तो नाना जी इसको पढ़ के क्या करेंगे। बोले ये पढ़ लो और फिर अगली गर्मी की छुट्टी जब होगी तब वापस आना। अब इतना टाइम बिताना मेरे लिए बड़ा टफ था कि इस गर्मी की छुट्टी से उस गर्मी, लेकिन अब उनसे कहना था तो करता क्या मैं घर लेकर आया और उस किताब को 1 हफ्ते 10 दिन में मैंने चट कर ली। पामिस्ट्री की भी खत्म। और उस टाइम 2000 में मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे और इतनी बुकें भी नहीं होती थी, और मैं सुल्तानपुर में एक छोटा सा कस्बा है कादीपुर, वहां पे इस टाइप की किताबें भी बहुत कम मिलती थी। तो वहां पे एक हरिलाल चाचा जी थे जो व्यवसायी थे, वो ज्योतिष में काम करते थे, कुंडली खुद से बनाना, ज्योतिष के बारे में। तो मैं अपने फादर से पूछा, तो बाबा जी तो है नहीं, नाना जी से मैं दूर हो चुका हूं, मैं करूं क्या।
तो आप एक बार किसी को, तो उन्होंने उनका नाम बताया, तो मैं उनके पास शाम को जाता था और फिर कैलकुलेशन सीखना शुरू किया। उस जमाने में हमको लैपटॉप या ये चीजें नहीं मिलती थी कि हम कुंडली बनाना सीख सके, तो हमको मैनुअल सीखना पड़ता था, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन करना। तो वहां से मेरी यात्रा धीरे धीरे रनिंग हुई और फिर गर्मी की छुट्टी आई और फिर मैं नाना जी के पास पहुंचा। तो जो हरिलाल जी के पास मैंने मेहनत की और घर पे मेहनत की, वो नाना जी के पास पहुंचने पे नाना जी का भी इंटरेस्ट बढ़ा। उनको लगा कि इसने वाकई में मेहनत की और मुझे विद इन 1 वीक पूरी सप्तवर्गीय कुंडली बनानी सिखा दी, पूरी विद इन। और मैं 5 बजे सुबह या 4:30 बजे 5 बजे उनके साथ उठता था और रात 9:30 10 बजे तक, जब तक वो सो नहीं जाते थे, मैं उनके साथ मतलब भोजन पे, टहलना, मतलब हर चीज पे उनके साथ कोशिश करता था रहने के लिए। और जो लोग उनसे मिलने आते थे तो तब मेरे लिए उस कमरे में जगह निश्चित हो गई। एक साइड में जो कुर्सी होती थी वो मैं जाके बैठ जाता था, वो केस पे पूरी बातचीत करते थे, मैं बिना बोले बिना सुने, मतलब जैसे लगता नहीं था मैं हूँ, और एक एक चीज को मैं बारीकी से। तो फिर नाना जी ने मुझे मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए वो देना शुरू किया और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के प्लान को मैं 10 दिन ले गया और 10 दिन में मुझे उन्होंने गणित और फलित के सूत्र दिया और ये सिलसिला 3 से 4 साल चला। लेकिन मुझे एक ही चीज का दुख है, ये गर्मी की छुट्टियों में ही मुझे बुलाया जाता था। शायद उनका कुछ सोचना रहा होगा या मेरे बारे में विचार रहा होगा कि इसी टाइम इनको ज्ञान देना बेहतर होगा। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी ज्योतिष को लेके। अगला प्रश्न मेरा ये है कि ज्योतिष के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन कह लीजिए या लोगों के अंदर कंफ्यूजन एक तरह का, कि ज्योतिष एक्चुअल में कितने प्रकार का होता है। बहुत लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, बहुत लोग पामिस्ट्री कहते हैं, बहुत लोग अलग तरीके के ज्योतिष की बातें, वास्तु की बात करते हैं। तो ये कितने प्रकार के ज्योतिष हो, तो थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए अपना। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ज्योतिष को ही सुने तो इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज्योतिष ज्योति शब्द से बना है, प्रकाश से जी। जब हम किसी भी चीज को देखने जाते हैं या किसी चीज को जान पाते हैं, तो जो उस पर प्रकाश डालने की प्रक्रिया है वही गहरे अर्थों में ज्योतिष है। अब उसके लिए माध्यम यूज कर सकते हैं आप, ज्योतिष, पॉमेस्ट्री, अंक ज्योतिष, और साथ में सामुद्रिक शास्त्र है, जैसे आपके स्वरूप को देखकर। इवन मैं इसको एक और एग्जांपल से दूं तो शायद आपकी पब्लिक जो है वो समझ पाएगी। जैसे नीम का पेड़ है, नीम का फल किसी को दिखाया तो क्या बोलेगा, दिस इज ए नीम। पत्ती दिखाया बोलेगा दिस इज ए नीम। उसकी छाल दिखाए, अगर उसको समझ होगी दिस इज ए नीम। तो इसी तरह से किसी एक आदमी के बारे में पूरा जानने के लिए जितने भी तरीके यूज किए गए वो सब ज्योतिष के हिस्से में आएंगे। मतलब हम जातक शब्द होता है जिसकी कुंडली या जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ने की जितनी भी शाखाएं हैं वो सब ज्योतिष के ही अंतर्गत आएंगे। तो आज तो हम लोग बेसिकली अंक ज्योतिष पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको हम एक पॉडकास्ट में इसको सीमित नहीं कर सकते, समुंदर है एक तरीके से। बिल्कुल। तो अंक ज्योतिष में अगर हम बात करें तो अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा 2 तरीके के लोग बात करते हैं। अंक ज्योतिष कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वैदिक अंक ज्योतिष बोलते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है, ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे पहली बात न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, वो जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा रनिंग है, सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। इस पे हमको बिना संकोच किए हुए कहना चाहिए कि ये मॉडर्नाइज होकर मतलब पश्चिम से आया है और इसमें 3-4 शाखाएं हैं, लेकिन सबसे सफल शाखा है कीरो की। कीरो की। और जो कहते हैं कि वैदिक अंक ज्योतिष, तो अंकों का ज्ञान वैदिक के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं कि वैदिक अंक ज्योतिष है, उस तरह का कोई वर्णन ही वैदिक में है ही नहीं है। ये बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल मामला है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो हो सकता है कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बोले आपने ऐसे। इसीलिए एक चीज मैं आपको आज दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करिए आप, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट पे उनकी क्लासेज पढ़ी हैं, जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी सिखाते हुए देखेंगे आप। जो प्रमाणित ज्योतिषी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, वो आपको यूट्यूब पे वैदिक ज्योतिष के नाम पे सिखाते हुए क्लास जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है नहीं। और अगर कुछ है भी इस टाइप का, तो वो अपने यहाँ यंत्रों के माध्यम से
जिसकी चर्चा हो सकता है अभी आगे हो। यंत्रों के माध्यम से, यंत्र में नंबर्स यूज होते थे, उस आधार पर हम नंबर्स की एनर्जी पे वर्क करते थे। लेकिन जो आज का न्यूमरोलॉजी है, मूलांक, भाग्यांक, और ये नहीं था। ये कॉन्सेप्ट सही पूछिए तो कीरो साहब ने, हाँ ये अलग बात है कि कीरो साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं भारत आया, यहाँ के विद्वानों के साथ मैंने ग्रहों की स्थिति को जाना, फाइनली वो जानते गए और चीजों को उन्होंने समझा, फिर उसके आधार पर उन्होंने न्यूमरोलॉजी को जन्म दिया। अभी आपने बातों बातों में एक 3 शब्द लाए चर्चा में, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। ये तीनों कैसे काम करता है, ये क्या चीज होती है? न्यूमरोलॉजी में वास्तव में जैसे ज्योतिष के पास कई आधार है अध्ययन करने के लिए, D1, D9, D7, D12, बहुत सारे डिविजनल चार्ट, दशाएं कई तरह की हैं, 20 दशाएं हैं, ग्रहों की दृष्टि है, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे ज्योतिष पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसके पास 3 डायमेंशन है जो उसका सबसे बड़ा बेस है। पहला क्या है? मूलांक। मूल अंक। मूल अंक का मतलब है कि जैसे आपकी डेट है, जैसे 1 जनवरी 2001, तो इसमें जो 1 नंबर आपको मिला है फर्स्ट, ये आपका मूलांक बनता है। ठीक है। इसको अगर मैं और लेमैन की भाषा में कहूँ, नॉर्मली इस चीज को लोग एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग क्लास में आए तभी मैं एक्सप्लेन करूं, मैं करता हूं आपके साथ। जो 1 नंबर है आपका जीन्स कहा जाए, या जो आप हैं जिससे आप पैदा हुए हैं, वो आप 1 नंबर है, जिसको कहा था मूलांक, मतलब मूल अंक। मूल अंक आपकी आत्मा क्या है, न्यूमरोलॉजिस्ट की भाषा में कहें आपकी आत्मा क्या है, साइंस की भाषा में कहें कि आपकी जीन्स क्या है, और न्यूमरोलॉजिस्ट की भाषा में कहें कि आपका मूल अंक क्या है, आपका फर्स्ट नंबर क्या है। भाई जब आप पैदा होते हैं तो फर्स्ट आदमी पूछता नहीं किस तारीख को पैदा, अच्छा, तब उसके बाद डेट आती, तो जो आपकी पैदाइश है वो मूलांक है। भाग्यांक। अब भाग्यांक की बात करते हैं। आप पैदा हो गए, आपको नंबर मिला, लेकिन आपके फादर डीएम है, आपके फादर सीएम है, आपके फादर किसान है, ये क्या है? भाग्यांक। आपको अब भाग्य ने क्या दिया है, मतलब उस पूरे नंबर ने क्या दिया है। अब ये जैसे मैंने कहा 1 जनवरी, अब ये 1 जनवरी लॉकडाउन का है। अच्छा। ये 1 जनवरी क्या कहते हैं, कोरोना का पीक टाइम है, कि ये नोटबंदी का टाइम है, कि चाइना के साथ युद्ध का टाइम है, कि ये मतलब मोबाइल के टाइम पैदा हुए हैं, कि आप किसी तरह से लैंडलाइन के जमाने, ये भाग्यांक है। यानी आपके कहने का मतलब कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है, हाँ, तो मूलांक हो गया हमारा, एक तरह से डेट हो गया, हाँ, आप जो, और भाग्यांक वो मंथ और ईयर भी जोड़ा जाता है। हाँ, ये जो काउंट करते हैं ना, वही आपको बताता ना मैं क्या हूँ। जैसे भाग्यांक बनता कैसे, मैं फिर से शुरू करता हूँ। भाग्यांक बनता कैसे? आपकी डेट, महीना और साल, ये तीनों को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 जनवरी 2001, फर्स्ट प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल कितना हुआ? 5 हो गया। अब जो सामने वाला बंदा है उसका मूलांक क्या हुआ? फर्स्ट, और भाग्यांक हुआ 5। अब जो सराउंडिंग में वो पाएगा वो 5 से पाएगा, और वो है फर्स्ट। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मेरा प्रश्न एक है, हाँ, कि अब वो 1 को अपना मेन मानेगा, और वो जो है, हाँ, और 5 को क्या मानेगा फिर? जो उसके सराउंडिंग है, जो उसको मिलेगा। अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया ना, हाँ, कि लॉकडाउन में पैदा होंगे तो आपको क्या होगा? आपको ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मूलांक हम 1 होता है और भाग्यांक ऐसा हो सकता है कि 6 हो, चाहे 8 हो, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है, 4 ऐसा भी हो सकता है। जब डेट्स आगे पीछे जाएंगे तो नंबर बदल जाएगा। तो फिर उनका कैलकुलेशन मूलांक के आधार पे होगा या भाग्यांक के आधार पे होगा? जैसे फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। मूलांक मतलब जैसे आपने जन्म लिया, हमने शुरू में ही कहा कि एक आदमी कहीं पैदा हो रहा है, एक आदमी कहीं पैदा हो रहा है। 1 नंबर आप खुद डिसाइड किया है, हाँ, आप हैं, और जो आपको मिलेगा, जो भाग्य आपका डेस्टिनी डिसाइड करेगा, वो आपकी टोटल डेट, जिसको कहते हैं भाग्यांक, वो होगी। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन करके आपके जीवन में आपको देंगे। कारण क्या है? जैसे आप पैदा हो गए और आपका जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक 8 निकल गया, 8, तो अंक ज्योतिष में कहा जाता है 1 का एनिमी है 8 नंबर। अच्छा, अब जानते हैं क्या होगा आपके साथ? आपकी चीजें आपको सही से नहीं मिलने पाएंगी।
अब आपका जो लक पॉइंट है वो आपका विरोध करेगा। इसीलिए तो बहुत लोग पैदा होने के बाद गरीब होते हैं या विकलांग होते हैं या बीमारियां होने लगी, क्योंकि वो जो पैदा हुए वो और जो मिल रहा है वो दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो फिर ये तीसरा जो नामांक है, इस नामांक क्या है? अब आप पैदा हो गए, आपको चीजें मिल गई, लेकिन आपको जानते कैसे हैं लोग? नाम से जानते हैं। तो जो सराउंडिंग आपका फेम हो रहा है वो आपका भाग्यांक डिसाइड करता है। जैसे आप मेरे पास सबसे पहले जब आए तो आप अमित जी हैं, तो अमित जी शब्द सुन के हमारे मन में कुछ भाव पैदा होंगे। सबसे पहले हम नाम से हिंदू हैं, नाम से इंडियन माना जाएगा, ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज है, मिड नेम है। मिड नेम है ना, 80 90 और 2000 के बीच का नाम है। दी सूचना ना आपके बारे में। तो इसी तरीके से हम जो है नाम से आपकी सूचना मिलती है। अगर यही डेविड होता, ये माइकल होता, तब तो यही आपका होता अटल बिहारी, तो इसका मतलब ये काफी पुराना नाम है। तो नाम जो है आपकी एनर्जी, आपकी सूचना, आपकी स्थिति, आप क्या है ये भी बताता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भाग्यांक, नामांक, मूलांक तीनों एक हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है। बिल्कुल, लेकिन साल में ये 1-2 बार घटनाएं होती हैं। अच्छा, 1-2 लेकिन एक चीज और आपको बता दें, हम बने कैसे? हम पंच तत्व से बने। हम जो कंस्ट्रक्शन है हमारा वो पंच तत्व का है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश ही है। और आयुर्वेद मानता है वात, पित्त और कफ। नाड़ी में चेक करें तो वात, पित्त, कफ जाता है। ज्योतिष मानता है 9 प्लैनेट। इसका मतलब हम किसी एक ही एनर्जी से बहुत ज्यादा बन जाए तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। कंट्रोवर्सी होना जरूरी होता है। आप देखते हैं ना, बच्चों का जब केक आता है ना तो सब कलर अलग, ऊपर से एक वो रखा रहता है, उसका कलर अलग। तो रंग जो भरता है भगवान, भाई हमारे पूरे चेहरे पे काली ही आंखें क्यों? सही बात। काले बाल क्यों, दाढ़ी काली? तो ये जो रंग भगवान भरते हैं ये विविधता से ही चीजें खिल के आती है। इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि विकलांग आदमी रनिंग कर गया, हकलाने वाला आदमी अच्छा वक्ता हो गया, मतलब जो बोल ना पाए वो एक्ट। ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं हमको मजबूत, अरे भाई मेल और फीमेल मिलते हैं तभी एक आदमी पैदा होता है, तो ये जरूरी है। एक नया शब्द बड़ा घूम रहा मार्केट में, हालांकि है तो ये पुराना, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। लूसो ग्रिड, ये क्या चीज होती है? कहाँ से आखिर इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? ये आप अंक ज्योतिष में जाएंगे तो ये अंक ज्योतिषियों के लिए काफी फेमिलियर शब्द है। लूसो ग्रिड को मैंने जहां तक महसूस किया है, मैंने काफी लंबा काम जो अंक ज्योतिष पे किया है। लूसो ग्रिड वास्तव में जैसे ज्योतिष में एक चार्ट होता है जिसको कालपुरुष चार्ट कहा जाता है, 12 घरों का चार्ट कहा जाता है। काइंड्स ऑफ चार्ट है ये न्यूमरोलॉजी का, जिसको लूसो ग्रिड कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए, इसके मतलब ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसमें 2 विचारधाराएं आपस में यात्रा करती है। आप देखेंगे इंडिया में, आप कभी शॉप वगैरह में जाइए तो आप देखते होंगे कि एक 6 हाउस का आपको वो बना मिलेगा जिसमें प्लैनेट्स लिखे रहते हैं। कभी यंत्र बनाओ, श्री यंत्र है, सूर्य यंत्र है, तमाम यंत्र है। ये काइंड्स ऑफ नंबरों का एक यंत्र कह सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि चाइना में एक कछुआ था, जादुई कछुआ था, उसके ऊपर इस तरह के अंकन थे, वहां के एक राजा या एक विद्वान ने उसको पाया तो उसको न्यूमरोलॉजी की तरफ आगे बढ़ाया। इस तरह की धूमिल परिकल्पना है। अभी तक मेरा तो अनुभव नहीं रहा कि इसमें कोई ऑथेंटिक या कोई ऐसी बुक मिली हो जो वैदिक कही जाए। वैदिक का मतलब वेद काल से, हजारों साल से कोई ऐसी किताब हो। इस तरह की कोई चीज अभी मेरे सामने नहीं आई। तो लूसो ग्रिड को क्या माने हम, काल्पनिक माने? लूसो ग्रिड को ये मानिए कि न्यूमरोलॉजी को अच्छे से प्रकट करने का एक अच्छा चार्ट मानिए, कि जहां पर आपके मूलांक, भाग्यांक, नामांक या आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आए वो भरकर, और उसमें कुछ और मैजिक चीजें हैं। वो जो नंबर का उन्होंने फ्लो बनाया है कि पहले 4 रहेगा, फिर बीच में 5 आएगा, फिर इधर वो नंबर्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं वो भी एनर्जी पैदा करते हैं, और उसको लूसो ग्रिड का राजयोग कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बना दिया गया, उसके पीछे भी काफी गहरा डीप वो है।
जैसे ज्योतिष में दशाओं की बात की जाती है कि कई तरह की दशाएं होती हैं, तो क्या अंक ज्योतिष में भी ऐसा कुछ होता है दशाओं की अगर बात करें तो? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, कम लोग यूज कर रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, न्यूमरोलॉजी की जो दशा होती है वो काम करती है। न्यूमरोलॉजी की दशा को मैं तो अपनी क्लास में कम से कम 3 तरीके से न्यूमरोलॉजी लोगों को दशा सिखाता हूँ। लेकिन एक दशा तो प्रॉपर निकालनी पड़ती है, वहां पे यहाँ पे नहीं हम बता सकते हैं उसको, क्योंकि वो भाग्यांक से जाके निकलती हुई आती है। सिंपली आपके एज की भी जो है संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके पास आया, वो 21 ईयर्स है, तो 21 मतलब हो गया 2 + 1 = 3। तो 3 न्यूमरोलॉजी में गुरु से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। तो इस वर्ष उसके जुपिटर का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। लेकिन इसको 1 डायमेंशन नहीं लेना, यहीं पे भूल होती है। इसको लोग 1 डायमेंशन लेते हैं। क्या करना है, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका नामांक और प्लस ईयर वर्ष, ये चारों मिलकर रिएक्शन करेंगे। ये चारों मिलकर रिएक्शन करेंगे। अरे भाई, विकेट पे आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैट, बॉल और विकेट और मौसम और बॉलर, ये कई चीजें मिलकर करती है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए, आपने काफ़ी डीपली बताने का प्रयास किया हम लोगों को, मतलब हमारे व्यूअर्स को ये जानने का अवसर मिला कि ये ज्योतिष किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या नई नई चीज़ें ज्योतिष से रिलेटेड होती हैं। तो हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और अभी आगे और भी जानने का मौका हमें मिलेगा। इनका साथ अभी हम लोग के साथ रहेगा, लंबा रहेगा, तो हम लोग जान पाएंगे कि ज्योतिष में और क्या हम लोग बेहतर जान सकते हैं। बहुत सारे मिथ होते हैं, लोगों के दिमाग में भ्रम होता है, हम उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे अंशुल जी के माध्यम से।